कहानी का ये चौथा भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। शाम के 7 बज चुके थे। सभी स्टूडेंट घर के लिए निकल चुके थे। धरा भी गेट पर आई, तभी पीछे से निक्की ने आवाज लगाई, मिस मिस। धरा उसकी आवाज पहचानती थी। वो मुड़ी तो वीर और राघव निक्की चले आ रहे थे। तभी अचानक किसने धरा की कलाई पकड़ी और उसे खींचकर जोर से गले लगा लिया। वीर के कदम धीमे पड़ गए। साथ ही राघव भी रुककर उन्हें देखने लगा, मगर निक्की वो कहाँ रुकने वाली थी। उस तरफ खड़ी धरा यूं अचानक हुई करते से थोड़ी गड़बड़ा गई। वो समझ गई थी कि सामने कौन है। धरा ने उसे हल्का सा पुश करके खुद से दूर किया और बोली, मानव, तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, मुझे गले लगना पसंद नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है। धरा की बात सुनकर मानव मुस्कुरा दिया। समझ तो तब आएगी ना जब याद रहेगा, मैं भूल जाता हूँ। इतना कहकर उसने अपने मन में कहा, और तुम्हें देखकर तो वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। धरा रूखेपन से बोली, अगली बार भूले तो याद रखना, मेरा नाम अंबा। वह अपना पूरा नाम कहती उससे पहले ही निक्की पीछे से चली आई। उसके खुले खुले बाल दौड़ने से बिखर गए थे। धरा अपने घुटनों पर बैठी और उसके बाल सही किए और बोली, निक्की, भीड़ में दौड़ते नहीं हैं और बड़ों से हाथ छुड़ाकर भी नहीं भागते। निक्की मासूमियत से बोली, आप जा रही थी तो मैं सी ऑफ करने आ गई। धरा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। राघव और वीर भी अब तक उनके पास आ गए थे। दोनों की नजर बराबर से मानव पर थी, लेकिन मानव की नजर सिर्फ धरा पर। इतने में ही एक और शख्स उनमें शामिल हुआ, वो रिया थी। राघव की आंखों में सवालों को समझते हुए धरा ने उसकी तरफ देखा और फिर नाव में सिर हिला दिया, जिसका मतलब था कि जो वो सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है। धरा बोली, ये मानव है, हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। फिर उसने मानव से कहा, ये है राघव और ये इंस्टीट्यूट इन्हीं का है। ये वीर है यहाँ के टीचर और ये है रिया, मैनेजर भी और टीचर भी। इतना कहकर वो झुकी और निक्की को गोद में उठाकर कहा, और ये यहाँ की लवपग निक्की। सबसे हाथ मिलाकर मानव ने वीर की तरफ हाथ बढ़ाया तो वीर ने हाथ बढ़ाते बढ़ाते धरा की गोद से निक्की को अपनी गोद में ले लिया। राघव ने सिर झटक दिया और अपने मन में कहा, यह कभी नहीं सुधरेगा। मानव को वीर का इस तरह उसको इग्नोर करना बुरा लगा। वहीं धरा को भी बुरा लगा, क्योंकि उसकी तरफ तो वीर ने खुद ही हाथ बढ़ाया था, फिर मानव से क्यों नहीं। उसने अपने मन में ही कहा, बहुत ही अजीब है आप। वीर ने जिससे सुन ही लिया था। धरा उसकी आंखों में देखने लगी जो कह रही थी, बिल्कुल हूँ। इस पर धरा ने अपनी नजरें हटा ली तो वीर मन में मुस्कुरा उठा। इतने में राघव बोला, सभी को घर ही जाना है क्या, कहीं बाहर चले। रिया कुछ कहने के लिए मुंह खोलती उससे पहले वीर बोला, किस खुशी में। राघव ने उसे फीकी नजरों से देखा तो वीर सिर्फ निक्की में बिजी था। राघव बोला, तुम्हें नहीं आना तो फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन धरा तुम आओगी है ना। रिया को सभी का धरा को इतना इम्पोर्टेंस देना खल रहा था। उसे अब भी याद है कि जब कुछ महीनों पहले वीर वहां आया था, तब उसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तो वीर ने उसे बिल्कुल आज की ही तरह इग्नोर कर दिया। लेकिन परसों ही आई धरा से वह खुद दोस्ती करना चाहता है, ये बात उसे चुप गई। धरा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, राघव, हम सब तो चलेंगे, लेकिन आपके बच्चे घर पर हैं, आप उनके बिना ही जाएंगे। मानव ये सुनकर हैरानी से धरा को देखने लगा। वह बोला, इनके बच्चे भी हैं। राघव को देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो शादीशुदा होगा और उसके बच्चे भी होंगे, क्योंकि सामने से राघव बहुत कूल थे। लेकिन सच यही था। धरा ने मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। राघव भी सोच में पड़ गया, लेकिन तभी निक्की बोली, मम्मा को बोलिए वो ले आएंगे लावण्य और माही को। रिया ने भी सहमति जता दी। राघव एक तरफ हटकर कॉल करने चला गया। वीर के गले में रुद्राक्ष के साथ जुड़े शंख के साथ निकी खेल रही थी और वो भी बिना किसी संकोच के उसे खेलने दे रहा था। रह रह कर धरा उसे समझने की कोशिश करने लगी, जो हर बढ़ते समय के साथ मुश्किल हो रहा था। सबको कहीं न कहीं व्यस्त देखकर मानव अचानक से धरा का हाथ खींचकर उसे कुछ दूर ले गया। वीर की नजर उन पर पड़ी तो उसने नजरें फेर ली। तभी रिया भी उसके पास चली आई।
अब तक वो वीर से एक हद तक ही बात करती थी, लेकिन धरा के आने के बाद जाने क्या हो गया था उसे। वो वीर से बार बार बात करने की कोशिश करती थी। वो बोली, काफी पसंद करती है निक्की आपको। वीर ने उसकी तरफ नहीं देखा और निक्की को नीचे उतार कर एक हाथ से फोन चलाने लगा। वो फिर से बोली, वीर, क्या हम दोस्त भी नहीं बन सकते? वीर ने शून्य भाव से कहा, नहीं। वो उदास स्वर में बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया वीर, जिससे तुम मुझसे दूर दूर भागते रहते हो। तुमने राघव से दोस्ती की और धरा से भी, फिर मुझसे क्यों नहीं? वीर उसकी तरफ पूरा घूम गया और जिस हाथ में फोन पकड़ा था उसकी उंगली रिया के पीछे कर दी। वहां से अब भी कई सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स आ रहे थे। रिया उसके इशारे का मतलब ना समझकर उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। तब वीर बोला, वो भी मेरे दोस्त नहीं है। रिया को चुप गया था। वीर को उससे बाकी लोगों से मिलाना। इसके बाद वो कुछ कह ही नहीं पाई। इधर मानव धरा को एक तरफ ले गया। धरा ने कुछ दूर जाकर अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और उसे घूरने लगी। मानव ने उसके गुस्से को भांपते हुए कहा, कूल कूल। धरा ने ऐसे सिर हिलाया मानो कह रही हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मानव मुस्कुरा दिया तो धरा ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? परी और प्रथम भी आए हैं क्या? उसने ना में सिर हिलाया और बोला, कल कॉल पर तुम मुझसे नाराज हो गई थी, इसलिए आया हूँ। धरा चौंक कर एकदम से बोली, रियली मानव, ये किस तरह की हरकतें करने लगे हो अचानक से? मानव ने भोलेपन से कहा, मिलने ही तो आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम ऐसे रिएक्शन दो। धरा ने कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं था कि वो जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन अगर वो मानव को कुछ ज्यादा कह देती और आवेश में मानव अपनी भावनाएं जाहिर कर देता तो बचपन की दोस्ती खत्म हो जाती। बात सिर्फ इतनी सी थी कि धरा उससे अकेले में मिलने से कतराती थी। वो जब भी मिलते तो परिणीता या प्रथम दोनों में से कोई एक तो होता ही था। बात को वहीं खत्म करके धरा फिर से वहां गई। सब पहले से वहां आ चुके थे। लोकेशन डिसाइड हो चुकी थी। वीर अपनी बाइक पर था, निक्की राघव के साथ, रिया के पास अपनी कार थी और मानव अपनी कार से ही आया हुआ था। अब बची सिर्फ धरा थी। धरा अपने मन में ही हंस पड़ी। उसे याद आया कि काफिलों में चलती कार्स में से वो किस में बैठी ये भी किसी को पता नहीं होता था, और यहाँ उसके पास साधन नहीं था। राघव को पता था धरा उसी के साथ आई तो उसने कहा, चलें। धरा उसकी तरफ चलने को ही, लेकिन मानव ने उसे टोका और बोला, चले धरा। धरा वाकई मानव के साथ नहीं जाना चाहती थी, मगर वो यहाँ किससे कहती? सब तो अब तक अनजान ही थे। मन मार कर वो मानव के साथ जाने को ही, लेकिन तभी उसे अपनी शर्ट पर खिंचाव महसूस हुआ। उसने पलट कर नीचे देखा तो निक्की थी। उसने मासूमियत से कहा, आप मेरे साथ नहीं आओगे मिस? धरा मुस्कुराकर बोली, ऑफ कोर्स आपके साथ आऊंगी लव्वर। इतना कहकर वो मानव की तरफ मुड़ी और बोली, तुम चलो, मैं राघव के साथ आ रही हूँ। राघव मुस्कुरा दिया, लेकिन मानव उसे जाने की मंजूरी नहीं दे रहा था। धरा ने अपने राजकुमारी वाले रूप से कहा, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगी। उसकी भारी आवाज सुनकर निक्की हक्का सा सहम गई थी। मानव वहां से निकल गया। रिया भी वहां से जा चुकी थी। धरा निक्की को गोद में लेकर राघव के साथ पार्किंग की तरफ बढ़ गई। वहां वीर अपनी बाइक पर हेलमेट पहनकर बैठ रहा था। धरा को कुछ याद आया और वो चलती चलती वीर के आगे आ रुकी। अपने हेलमेट को उतारकर सामने रखते हुए वीर उसे सवालिया नजरों से देखने लगा तो धरा बोली, अब हम भी साथ चल सकते हैं क्या? वीर ने कहा, वो लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, आप फिर कभी उसे ले जाना। धारा बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। वीर ने उसे देखा और फिर हेलमेट पहनते हुए मुस्कुरा ही दिया। स्पॉट पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। सबसे पहले मानव ने गाड़ी रोकी और फिर रिया ने और फिर राघव ने। वीर आखिर में आया था। टाई द नोट बीच फेसिंग आलीशान रेस्टोरेंट, जिसके सेकंड फ्लोर के ओपन एरिया में वो लोग बैठे थे। सब कुछ काफी स्टाइलिश हो रखा था। लैंप समुद्र के सीप का आकार लिए हुए थे। यहाँ तक कि कुर्सियां भी सोफानुमा होने के बावजूद भी खुले हुए सीप की तरह लग रही थी। रेलिंग पर स्टारफिश वाली लाइट्स और दीवारों की जगह फिश टॉक वॉल। अगर वहां आसमान में जगमगाते तारे न दिखते तो बिल्कुल यही लगता कि वो सभी समुद्र के भीतर गई हैं। निक्की इस जगह को देखकर काफी खुश थी। वो खुश होकर बोली, मिस, ये तो कितना प्यारा है ना?
धारा ने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल। मानव बोला, पता है निकी, ये रेस्टोरेंट अभी अभी ओपन हुआ है, मैं भी 1 वीक पहले। इस पर राघव बोला, ऐसा है क्या? इसलिए मुझे भी लगा कि मेरे बच्चों ने अब तक यहाँ आने की जिद क्यों नहीं की। इतना कहकर वो हल्का सा हंस दिया और निकी जोर से खिलखिला उठी। बच्चों की बात याद आते ही धरा ने पूछा, माही और लावण्य कब तक आएंगे? रिया ने स्टाइल से अपने सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास उठाया और उससे एक घूंट भरकर कहा, आपको काफी चिंता हो रही है उनकी मिस धरा। उसकी टोन सुनते ही राघव की मुस्कुराहट गायब हो गई, मगर फिर भी वो खामोश रहा। धरा ने सहजता से कहा, शायद लावण्य ज्यादा छोटी है इसीलिए। ये सुनकर रिया हैरानी से बोली, आप कब मिली उनसे? उसको हैरान देखकर सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे, पर रिया ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है कि जब से आप आई हैं तब से सर अभी तक बच्चों को इंस्टीट्यूट नहीं लाए हैं। फिर आप कैसे मिली उनसे? इसका जवाब राघव ने दिया, मेरे फ्लैट के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है वो। रिया की नजरें धरा पर थी, मगर धरा मानव की बात सुनने में लगी थी। मानव उसे अनिरुद्ध जी और विजय लक्ष्मी जी के बारे में बता रहा था। तभी अचानक से वही गोलू मोलू लड़का माही और प्यारी सी बच्ची लावण्य आ गए। सबने उस तरफ देखा। लावण्य आकर राघव की गोद में चढ़ गई। फिर वो चहकते हुए बोली, पा मैं आ गई। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही माही शिकायती लहजे में बोला, पा, ये बहुत मस्ती करने लग गई है, आप इसको अपने साथ लेकर जाया करो, मैं नहीं रखूंगा इसको। राघव बोला, बेटा छोटी बहन है तुम्हारी, जरा सा मस्ती करने में घिस गई क्या तुम? ये सुनकर लावण्य ने माही को जीभ दिखा दी तो माही चिढ़कर मुंह फेर कर खड़ा हो गया। राघव ने लावण्य के गाल खींचते हुए कहा, बेटा भैया को परेशान मत किया करो, गलत बात है ना? लावण्य ने सिर नीचे कर लिया और दबी हुई आवाज में कहा, पा, दिन भर भैया के साथ खेलते खेलते बोर हो जाती हूँ। फिर भैया भी तो अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं। मैं मस्ती नहीं करती, बस भैया मेरे साथ रहे इसलिए छुप जाती हूँ। फिर वो ढूंढते हैं। सॉरी, मैं क्या करूँ, मेरे पास मम्मा क्यों नहीं है पा? लावण्य की बात सुनकर राघव चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोश होकर लावण्य को देखने लगा। धरा लावण्य की बातों में खुद का बचपन देख रही थी। संयुक्ता जी के इस दुनिया से जाने के बाद वो भी अक्सर खाना नहीं खाती थी, ताकि रघुवीर जी उसे खिलाने आए और वो उनसे भी मिल सके। काफी ज्यादा छोटी थी उस दौरान धरा। रघुवीर जी आते थे उसे खिलाने, मगर दोनों के बीच बातें नहीं होती थी। अपनी सोच में गुम धरा को पता ही नहीं चला कि माही कब से उसे आवाज लगा रहा है। माही के चिल्लाने पर धरा सोच से जागी तो सबकी नजरें उस पर थी। उसने कुछ नहीं कहा। इतने में उसका फोन बजने लगा। उसने सबसे एक्सक्यूज किया और एक तरफ चली गई। किसी को अजीब ना लगे इसलिए मानव ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हाय किड्स। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, हेलो अंकल। अंकल सुनते ही मानव ने अजीब सा मुंह बना लिया। उसने अपने फोन के कैमरे में देखते हुए कहा, यार अंकल, सीरियसली तुम बच्चों को अंकल लगा मैं? ये सुनकर वीर को छोड़कर सब हंस पड़े। वीर की नजर तो बस एक कोने में खड़ी धरा पर थी। निक्की ने कहा, माही मम्मा नहीं आई? माही ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी मम्मा तो हमें यहाँ ड्रॉप करके चली गई। लावण्य को खिलाते हुए राघव का हाथ अचानक से रुक गया। राघव की नजर खुद ब खुद वीर की तरफ उठी। राघव उसे और कुछ कह रहा था, जिस पर वीर ने अपने कंधे और सिर हिलाते हुए इशारा किया, मानो कह रहा हो कि मैंने तुमसे कहा था। तभी निक्की ने एक प्लेट की तरफ इशारा किया और रिया से बोली, मुझे तो बहुत भूख लगी है, रिया मिस मुझे वो पास कीजिए ना। रिया ने अपनी बाजुएं खोलकर कहा, आप इधर आओ, मैं आपको खिला देती हूँ। निक्की उछलते हुए वीर के बगल से उठकर रिया के पास बैठ गई। कुछ देर में धरा भी वहां आ चुकी थी। सबने मिलकर खाना खाया और कुछ देर बैठने के बाद अपनी अपनी गाड़ियों के पास आ गए। धरा पीछे मानव के साथ आ रही थी। वीर निक्की के साथ था और राघव अपने बच्चों में बिजी। रिया निक्की को देखते हुए सबसे बोली, मैं इसे ड्रॉप कर दूंगी, आप सब घर जाइए। इतना कहकर वो वीर की तरफ उसकी गोद से निक्की को लेने लगी, मगर उससे पहले ही राघव बोला,
रिया, तुम घर जा सकती हो। निकी को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह सुनकर रिया चौंक गई। उसने पूछा, क्यों? राघव ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब था कि वर्तिका मेरे घर से इसे पिक कर लेगी। तुम घर जाओ, वैसे भी रात हो गई है। रिया को इससे कोई परेशानी नहीं थी। उसने निकी को वीर की गोद में रहने दिया और चली गई। काफी देर हो गई थी। सारे बच्चों की आंखों में नींद भरी थी, इसलिए राघव ने बच्चों से कहा, आप तीनों कार में बैठो, मैं अभी आता हूँ। बच्चों के जाते ही राघव ने वीर से कहा, वो नाराज होगी क्या? वीर बोला, नहीं होना चाहिए क्या? वीर के टेढ़े जवाब से राघव खींच गया। वो बोला, तुम सीधा बोल सकते हो ना, दिखाई नहीं देता कितना परेशान हूं मैं? वीर ने सहजता से कहा, गलती तुम्हारी है, मैं क्या करूं? राघव खिसियाकर बोला, तुम जाओ यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। वीर जाने के लिए मुड़ा, तभी कुछ सोच कर राघव बोला, क्या चल रहा है तुम्हारा धरा के लिए? वीर ने रुक कर राघव को देखा तो राघव बोला, कुछ नहीं, तो फिर रिया को इग्नोर क्यों कर रहे हो? वीर सपाट लहजे में बोला, ज्यादा मत सोचो। उसने इतना कहा और चला गया। इधर धरा धीरे धीरे मानव के साथ चल रही थी। मानव बोला, धरा। मानव ने हल्के से कहा, आगे क्या प्लानिंग है तुम्हारी? धरा ने जवाब दिया, कुछ हफ्तों बाद लौट जाऊंगी। मानव ने फिर पूछा, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी का नाम आते ही धरा ठहर गई। उसने मन में ही कहा, मानव आगे कुछ मत कहना। धरा को चुप देख कर मानव भी रुक गया। उसने फिर से पूछा, तुमसे पूछ रहा हूँ। धरा बोली, मानव तुम्हें देर हो रही होगी। उसकी बात काटते हुए मानव बोला, नहीं, मुझे देर नहीं हो रही। तुम बताओ, टाल क्यों रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। धरा ने इतना कहा और आगे चली गई। लेकिन मानव ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और बोला, आई एम टॉकिंग टू यू धरा, तुम ऐसे नहीं जा सकती। धरा गुस्से में बोली, हाथ छोड़ो मानव। मानव ने उसका हाथ छोड़ा और बोला, मेरी बात सुनो प्लीज। धरा उसे अपना हाथ दिखाकर बोली, नहीं मानव, चुप रहो और जाओ। बिना कुछ सुने धरा वहां से चली गई। फिर अचानक से पलटकर बोली, प्रथम और परी के बिना मुझसे मिलने मत आना, ये मेरा ऑर्डर है। उसने इतना कहा और तेजी से निकल गई। कार के पास राघव पहले से इंतजार में था। धरा मानव की इस तरह की हरकत से थोड़ी परेशान हो गई थी, इसलिए वो चुपचाप पीछे जाकर माही और निकी के पास बैठ गई। राघव ने उसके मुरझाए हुए चेहरे को नोटिस किया, मगर कुछ पूछना उसे सही नहीं लगा। उनकी कार पार्किंग से निकलकर अपने रास्ते पहुंच गई। अगले दिन सुबह के करीब 6 बजे के समय धरा अपने रूम में बिस्तर पर लेटी हुई थी। कल पूरी रात वो सो ही नहीं पाई, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मानव था। करवटें बदलते बदलते उसके शरीर में दर्द हो उठा था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। पिछली रात से लेकर अब तक मानव ने करीब करीब 70 कॉल कर दिए थे, मगर धरा ने एक का भी जवाब नहीं दिया। वो गुस्से में थी। हमेशा से अंबर की आदत रही थी कि वो अपना गुस्सा कभी जाहिर नहीं करती थी, चाहे उस गुस्से से उसकी तबीयत बिगड़े या कुछ और हो। बेशक अब वो धरा थी, मगर आदत तो नहीं बदल सकती थी। जब मानव के कॉल धरा ने रिसीव नहीं किए तो उसने प्रथम और परिणीता को कॉल करने को कहा। हालांकि वो दोनों भी अच्छे से जानते थे कि अब धरा से कांटेक्ट करना मुमकिन नहीं है जब तक वो खुद ना चाहे, मगर दोस्ती की खातिर उन्होंने भी धरा को कई बार फोन किया। अंत में निराशा ही सबके हाथ लगी। धूप बालकनी से सीधे धरा के चेहरे को छू रही थी। सुबह उगते सूरज की धूप लालिमा लिए हुई थी। का गोरा रंग धूप में खिला हुआ लग रहा था। खुली हुई आंखों से वो बालकनी की तरफ पीठ करके लेट गई। लाल हो चुकी आंखें न सोने से भारी भी हो चुकी थी, मानो टन भर वजन पलकों पर रखा हो। धरा ने कंफर्टर को हाथों में समेटा और फिर से करवट बदल कर चेहरा बालकनी की तरफ कर लिया। उसकी हरकतें बता रही थी कि उसे बेचैनी हो रही है। उसने गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, कुछ नहीं हुआ अंबर, तुमने सही समय पर उसे रोक दिया। अभी वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, टेंशन मत लो। इतना सोचकर उसने फिर से सोचा। वो इस बार चुप रह गया, मगर अगली बार नो, वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ मानव। अपनी सोच में गुम धरा ने अपनी आंखें बंद की ही थी कि फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। परिणीता का फोन था।
आखिर उसने फोन उठाया और कान से लगा लिया। परिणीता बोली, चलो तुमने फोन तो उठाया। इतना कहकर परिणीता धरा के बोलने के लिए रुकी, पर धरा ने कुछ नहीं कहा। तो परिणीता बोली, क्या किया मानव ने, और तुम उसके कॉल्स क्यों नहीं ले रही हो? जानती भी हो उसने मुझे रात से 30 कॉल कर दिए, बस ये पूछने के लिए कि तुमने फोन उठाया कि नहीं। क्या चल रहा है धरा? प्रथम भी परेशान है। दूसरी तरफ नक्काशीदार पिलर से बने कॉरिडोर में परिणीता पीछे कोट सूट पहने 2 सेक्रेटरीज के साथ चली जा रही थी। अचानक से प्रथम भी एक कॉरिडोर से निकल आया और उसके साथ चलने लगा। परिणीता रुकी और उसने अपने पीछे चलते दोनों लोगों को जाने का इशारा किया और फोन पर बोली, ये लो प्रथम भी आ गया। प्रथम ने इशारे से पूछा, धरा है? परिणीता ने हल्के से सिर हाँ में झटका। धरा बोली, आई थिंक मानव वॉज अबाउट टू कन्फेस। धरा इतना बोल कर उठी और बालकनी पर आ गई। सामने बीच पर कोई नहीं था, मगर लहरें हर थोड़ी थोड़ी देर में साहिल पर आकर लौट जाती थी। लहरें समंदर की हो या नदियों की, लौटना उनके अस्तित्व में है। शायद धरा भी उन्हीं नदियों की तरह थी, जिसे देर से ही सही लौटना तो था ही। धरा की बात सुनकर परिणीता खामोश रह गई। उसे भी कल रात से इसी बात का डर था। उसने पूछा, क्या हुआ? धरा बोली, कह नहीं पाया, लेकिन वो जानता है कि मुझे पता है उसकी फीलिंग्स। परिणीता ने शक भरे लहजे में पूछा, हाउ कैन यू बी सो श्योर? धरा बोली, मुझे पता है कि वो क्या कहना चाहता था। परिणीता ने पूछा, तो क्या सोचा तुमने? अब क्या? मेरा मतलब, मानव अभी नहीं कह पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं कहेगा। हम सब जानते हैं उसे, बहुत जिद्दी होने के साथ साथ वो डिटरमिनेंट भी है। दारा ने चिंतित स्वर में कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ। कुछ देर दोनों तरफ खामोशी थी। प्रथम परिणीता की बातों से समझ सकता था कि धरा क्या कह रही है। परिणीता प्रथम के साथ कॉरिडोर से एक तरफ खुले एरिया में आ गई। वहां भी नक्काशीदार डिजाइन बना था, जिसके नीचे वो खड़े थे। परिणीता ने फोन स्पीकर पर किया और बोली, प्रथम भी है यहाँ, सुन रहा है? प्रथम बोला, तुम्हें नहीं लगता कि एक बार तुम्हें उसकी फीलिंग्स समझने की कोशिश करनी चाहिए? वो 7-8 सालों से साथ है हमारे अंबर। एक मौका नहीं दोगी तुम उसे? प्रथम की बात सुनकर गिरड पट्टी की धरा की उंगलियां गिरड पर कसती गई। वो गुस्से में बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैं कोशिश करूं मानव से प्यार करने की? सच में इसकी जरूरत है क्या प्रथम? प्यार है कोई खेल नहीं, जिसकी प्रैक्टिस करूंगी तो आज नहीं कल तो हो ही जाएगा। नहीं है कोई फीलिंग्स उसके लिए। परिणीता उसके गुस्से को देखकर बोली, कूल अंबर कूल। प्रथम सिर्फ ये कह रहा है कि खुद को थोड़ा समय दो। क्या पता तुम्हें भी सेम फीलिंग्स हो, बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अंबर गुस्से में बोली, प्रथम तुम समझो और इसे भी समझाओ। मुझे नहीं पता कि जैसे शादी कैंसिल हुई है या नहीं। बाबा साने मेरे जाने के बाद जाने क्या क्या झेला होगा, और तुम दोनों चाहते हो कि मैं जबरदस्ती मानव को एक्सेप्ट करूं और फिर बाबा साहब से जाकर कहूं कि मुझे इससे शादी करनी है। तुम सब क्या पागल हो चुके हो? दिखाई नहीं दे रहा कि आगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है? जब लौटूंगी तब क्या होगा? इन सब पर फोकस करने के बजाय उस स्टूपिड मानव के बारे में सोचूं। परिणीता धरा की बातों से चिढ़ गई, क्योंकि जिस चीज से वो उसे दूर करने के लिए किडनैप करके मुंबई ले गए थे, धरा फिर वही कर रही थी। परिणीता ने चिढ़कर कहा, और जस्ट लीव इट अंबर। हम जिस चीज से दूर करना चाहते हैं, तुम वहीं क्यों पहुंच जाती हो? हल्के से रोष में धरा बोली, क्योंकि वो मेरा हिस्सा है। मैं नाम बदलूं या शक्ल, वो मेरी जिम्मेदारी है जिसे मुझे निभाना ही पड़ेगा। परिणीता गुस्सा हो गई और एक कोने में चली गई। प्रथम बोला, ठीक है अंबर, मैं बात करूंगा मानव से। कहकर धरा ने फोन रखा और बालकनी में खड़ी ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। इधर जोधपुर के महल में अंबर पर नाराज परिणीता अपने आप में गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने वहां रखे बड़े से शोपीस को धक्का दे दिया, जिससे वो मिट्टी का पोट बिखर गया। प्रथम उसे रोकते हुए बोला, बस करो परिणीता, कितना गुस्सा करोगी? परिणीता गुस्से में बोली, तुम दोनों एक जैसे हो। न तुम मेरा प्यार समझ रहे हो और न अंबर मानव का। हम क्या करें अगर तुम दोनों के लिए हमारी फीलिंग्स दोस्ती से ज्यादा होने लगी है तो? प्रथम बोला,
मैं और अंबर एक जैसे नहीं हैं। तुम फोर्स क्यों कर रही हो? क्या पता कि वो नहीं चाहती हो उसे। हमने उसे महल से दूर इसलिए भेजा था ताकि वो धरा बनकर वो सब कुछ कर सके जो अंबर नहीं कर सकती थी। आजादी देना था ना उसे, तो उसे अपने फैसले लेने देते हैं। क्या पता मानव से कोई अच्छा हो उसके लिए। परिणीता गुस्से में बोली, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। उसने इतना कहा और भुनभुनाते हुए चली गई। प्रथम भी जाने के लिए मुड़ा तो जाने कितनी देर से पिलर के पीछे अनिरुद्ध जी खड़े थे। प्रथम उन्हें देखकर चौंक उठा। उसने अपने मन में ही कहा, कहीं इन्होंने सब सुन तो नहीं लिया। प्रथम ने नकली मुस्कुराहट देकर कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। अनिरुद्ध जी गंभीर स्वभाव लिए उसे देख रहे थे। शायद वो काफी देर से खड़े थे और शायद परिणीता की बातें भी उन्होंने सुन ली होंगी। वो बोले, तो क्या कह रही थी अंबर? उनकी रोबदार आवाज सुनकर प्रथम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। जवाब के लिए अनिरुद्ध जी की नजरें ऊपर थी, मगर एक वही थे जिनसे आज तक प्रथम ने झूठ नहीं बोला था। इसलिए वो चुप रहा। उन्होंने फिर से पूछा, हम आपसे ही पूछ रहे हैं प्रथम, बात क्या है? प्रथम अटकते हुए बोला, वो अंकल, वो मानव मानव अंबर को पसंद करता है। और अंबर? उन्होंने अपनी रोबदार आवाज में पूछा। नहीं, वो नहीं करते। वो बोले, बेहतर है। आप सब मिलकर पहले ही बहुत परेशानी खड़ी कर चुके हैं। अच्छा होगा कि अब कोई और परेशानी ना हो और अंबर लौट आए। ये बोलकर वो जाने लगे तो हिम्मत करके प्रथम ने आखिर कह ही दिया, अंकल, मानव अच्छा लड़का है। ये सुनकर अनिरुद्ध जी रुके मगर पलटे नहीं और बोले, फिर जय में क्या खराबी थी, आप बता सकते हैं प्रथम? प्रथम के पास जवाब नहीं था, बस वो फर्श पर नजरें जमाए खड़ा रहा। अब फिर से अनिरुद्ध जी ही बोले, जिस काम के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया ही है, तो अभी आपका फर्ज है कि उस काम को पूरा करें। प्रथम बोला, जी अंकल। प्रथम जाने को हुआ तो वो फिर से बोले, रुकिए। प्रथम चलते चलते रुका और उसने अपने मन में ही कहा, अंकल के पीछे से बुलाने की आदत किसी दिन हार्ट अटैक दे देगी मुझे। फिर उसने मुड़कर कहा, जी अंकल। अनिरुद्ध जी बोले, फिलहाल के लिए आप भी परिणीता से दूर रहेंगे। वो नादान है मगर आप समझदार हैं, इसलिए आपको ही समझना होगा। उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बात का मतलब समझ रहे हैं। प्रथम समझ चुका था कि वो परिणीता की हर बात सुन चुके हैं और साथ ही उनका मतलब भी। उसने एकदम से कहा, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है अंकल, आप बेफिक्र रहिए। अनिरुद्ध जी बोले, जानते हैं, लेकिन हम आपको भी समझाना चाहते हैं कि फिलहाल जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है उन्हें मत करिए। आप भी हमारे बेटे जैसे हैं और परिणीता हमारी बेटी है। आप दोनों दुखी हो, हम नहीं चाहेंगे, तो भलाई इसी में है कि आप ही दूर रहें। उन्होंने एक ढकी छुपी चेतावनी दी और लंबे लंबे कदम रखते हुए चले गए। पीछे से प्रथम किसी पेड़ से टूटकर गिर चुकी टहनी की तरह उन्हें देखता रहा। उसकी आंखें हल्की सी तंग थी जिसे वो छुपाना चाहता था। प्रथम में और परिणीता में उतना ही फर्क था जितना नदी और समुद्र में होता है। मगर कहते हैं कि नदी का सफर तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक वो समुद्र में जाकर ना खुल जाए। इस सफर में उतार चढ़ाव भी बहुत होते हैं। तो क्या प्रथम और परिणीता का मिलन हो पाएगा? अगले दिन सुबह जैसे तैसे धरा ने खुद के लिए नाश्ता बनाया। हालांकि खाना बनाने में वो उतनी बेहतर नहीं थी, इसलिए पिछले 2 दिनों से इंस्टेंट फूड बनाकर खाए थे उसने। अपने महल में उसकी डाइट मेंटेन करने के लिए अच्छे से अच्छे डाइटिशियन लगे रहते थे। यहाँ तो जाने कैसे कैसे खा रही थी वो। भला हो राघव का, जो कल उसने रेस्टोरेंट जाने की बात छेड़ी, जिसकी वजह से धारा को कुछ बढ़िया मिल पाया। सफेद रंग का चूड़ीदार कुछ रेशमी दुपट्टा एक कंधे पर झूल रहा था। उसके लंबे बालों को उसने यूं ही गूंथा और रबड़ लगाकर छोड़ दी। काले हैंडबैग में सामान डालकर वो जूतियां पहने निकल गई। वो बिल्डिंग के बाहर लेन पर चली जा रही थी, तभी उसके कानों में किसी की आवाज गई। यह राघव की आवाज थी, जो थोड़े रोश में आकर बात कर रहा था। तारा ने बाई तरफ गर्दन घुमाई तो राघव के साथ कोई लड़की थी और उसी पर राघव गुस्सा हो रहा था। साथ ही कह रहा था कि दूर रहो मुझसे। वो लड़की और कोई नहीं, निक्की की मम्मा वर्तिका थी। जरा 2 पल रुककर उसे देखने लगी, मगर फिर वो अपने रास्ते चली गई। 2 दिन हो चुके थे उसे मुंबई में।
और इंस्टीट्यूट जाने का रास्ता अब उसे मालूम था। वो मेन रोड पर पहुंची और ऑटो के लिए वेट करने लगी। अचानक ही उसे वो ऑटो वाले अंकल और उनकी सलाह याद आ गई और वो यूं बरबस ही मुस्कुरा दी। धरा ने ऑटो रुकवाया। पिछली बार की तरफ उसने चलेंगे क्या नहीं बल्कि चलिए कहा। वह अपनी इसी हरकत पर बच्चों जैसे खुश हुई जा रही थी, मानो कोई खेल जीत चुकी है। ऑटो अपने गंतव्य पर पहुंच गई। इसी बीच धरा को जरा भी आभास नहीं हुआ कि कोई उसके पीछे है। सतर्कता उसमें हमेशा से थी, मगर समय की तरह दौड़ती मुंबई में उसका सारा ध्यान सड़कों पर झगड़े, हंसी मजाक और खेलते कूदते बच्चों ने भटका दिया। उसने कार से पैक किया और अंदर चली गई। इंस्टीट्यूट की खास बात थी कि वहां का वातावरण जो हमेशा ताजगी देता था। स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव मिट्टी की सौंधी खुशबू उठाता तो था ही, साथ ही घास को और भी नम कर देता था। पूरे इंस्टीट्यूट की बाउंड्री पर ऊंचे ऊंचे और घने पेड़ लगे थे, जिन पर पक्षियों के लिए खाना और पानी लटका दिया गया था। जगह और बच्चों की रखवाली करने के लिए वहां एक दो गार्ड्स हमेशा ही रहते हैं। कह सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ नहीं था जिसमें कमी निकाली जा सके। धरा चली जा रही थी, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में कोई है। उसने उस शख्स से कुछ कदम परे हटकर देखा तो वीर ही था। उसने राहत की सांस भरी और कहा, ओह, आप हैं। मुझे लगा कि मैं चोर उचक्का हूँ। वीर ने उसकी बात पूरी कर दी। धरा ने ये सुनकर हंस पड़ी। उसने हंसते हुए ही कहा, नहीं नहीं, चोर नहीं समझा था, बल्कि स्टॉकर लगे आप मुझे। इतना बोलकर वो और जोर से हंस पड़ी। महल में उसकी हंसी में कितनी आवाज और मुस्कुराहट कितनी लंबी होगी, ये भी उसे सिखाया जाता था। हाँ, आरव, विराज और अभिमन्यु पर ये पाबंदियां नहीं थी, क्योंकि महल की बागडोर और इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को रिप्रेजेंट अंबर को ही करना होता था, जिसकी वजह से उसके उठने बैठने के भी नियम थे। वीर उसकी प्यारी खिलखिलाहट देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी हंसी में खनक थी जो गुड़ सी मीठी थी। उस पर से आज उसका सूट कमाल ही लग रहा था। हंसते हंसते धरा की आंखों में आंसू आ गए तो वीर ने उसे रुमाल देते हुए कहा, इसमें इतना हंसने जैसा भी कुछ नहीं था। धरा बोली, था कुंवर जी, बिल्कुल था, मगर आप नहीं समझेंगे। उसने रुमाल से आंसू साफ किए और अपना समझकर अपने पर्स में डाल लिया। गार्डन में ही किसी ग्रुप को एक हैंडसम सा बंदा गिटार सिखा रहा था। उसकी धुन थी, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। वेन ने धुन बजा रहे शख्स को देखा और फिर धरा को देखने लगा। इतनी खूबसूरती और मधुर धुन, साथ ही वातावरण में नमी, एक अलग ही माहौल बन उठा था। वीर की आंखें मुस्कुरा उठी। अब उसकी मुस्कुराहट का कारण धरा थी या धुन, या फिर दोनों, कह नहीं सकते। फिर वो अपने कदमों को देखते हुए धरा के साथ साथ चलने लगा। सिर झुके होने से बाल बिल्कुल आगे की तरफ फैल गए थे और हल्के हल्के उड़ भी रहे थे। अचानक ही धरा को खुद पर वीर की नजरें महसूस हुई तो उसने सिर घुमाया, मगर उससे पहले ही वीर नजरें हटा चुका था। धरा को पता ही था कि उसे वीर ही देख रहा था। नजरों का भी अलग खेल है। कोई जिस तरह देखता है ये नजरों की चुन से पता चल जाता है। नजरों में खराबी हो तो वो चुभेगी ही, और अगर उसमें कुछ एहसास हो तो वो भी महसूस होंगे ही। वीर की हरकत पर वो मुस्कुरा दी। एक दफा उस गिटार वाले को देखकर धरा को परसों हॉल वाला दिन याद आया। धरा ने पूछा, आप सिंगिंग करते हैं? वीर ने जवाब दिया, करता हूँ, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। धरा ने आगे पूछा, तो फिर आखिरी बार कब गाया था आपने? वीर ने जवाब दिया, बस समझ लीजिए कि अभी तक मुझे किसी ने नहीं सुना। धरा ने चौंक कर पूछा, मतलब आपने अभी तक गाया ही नहीं? लेकिन राघव तो कह रहे थे कि बहुत रियल गाते हैं आप। वीर बोला, किसी को बताइएगा मत, पर मैंने चीटिंग की थी। आपके तरह हॉल में गाना गाना था मुझे, पर मैंने मेरे वॉइस रिकॉर्डर में सिर्फ ट्रैक प्ले कर दिया। किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने गाया है या बजा रहा हूँ। धरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो खामोशी से उसे सुनती चली गई। उसने एकदम से कहा, क्या? फिर उसने आवाज दबाते हुए कहा, लेकिन जब आप गा सकते हैं तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? वीर ने सहजता से कहा, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगा कि मैं किसी के लिए गाऊं, इसीलिए। धरा हैरानी से बोली, यू नो वॉट, यू आर इम्पॉसिबल, और आई गेस समवन विल बी रियली स्पेशल।
बात करते करते वो लोग स्टाफ रूम तक आ चुके थे। दोनों ने मशीन पर अटेंडेंस रजिस्टर की और वहां से अपनी अपनी क्लासेस में जाने के लिए मुड़े। मगर धरा को पीछे से किसी ने आवाज दी तो वो रुक गई और वीर चल गया। धरा ने मुड़कर देखा तो काले बालों में हल्की सी सफेदी लिए थोड़े बुजुर्ग अंकल खड़े थे। वो बोले, बेटा आप कहीं जा रही हैं? धरा ने जवाब दिया, जी अपनी क्लास में। अंकल बोले, ये कॉन्सर्ट से रिलेटेड कुछ पेपर्स हैं, आप ये फाइल राघव सर को दे सकती हैं। धरा बोले, लाइए मैं दे दूंगी। अंकल बोले, थैंक यू बेटा। धरा ने हाथ से फाइल ली और वहां से सीधा राघव के केबिन की तरफ चल पड़ी। उसे याद आया कि सुबह घर से निकलते समय राघव किसी पर चिल्ला रहा था। ये सोचकर ही धरा के जहन में उस लड़की का चेहरा घूम गया। अपने ख्यालों में खोई हुई धरा केबिन के सामने थी। उसने अपने ख्यालों को झटका और दरवाजे पर नॉक की। अंदर से आवाज आई, आ जाइए। केबिन का गेट वन साइडेड ग्लास था, इसलिए राघव को बाहर खड़ी धरा दिख रही थी। धरा अंदर आई और चुपचाप फाइल राघव को देकर जाने को मुड़ी। उसने जब से राघव को देखा था काफी सुलझा हुआ, शांत और खुश मिजाज शख्सियत के रूप में जाना था। पिछले 3 दिनों में एक बार भी उसने राघव को किसी पर चिल्लाते तो क्या, डांटते और ऊंची आवाज में बात करते तक नहीं सुना था। धरा ने मन में ही कहा, अंबर फॉरगेट इट, उनकी अपनी लाइफ है, तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ हो, मत पड़ो इन सब में, जस्ट लीव इट। राघव ने आवाज दी, रुको धरा। वो रुक कर पलट गई। राघव बोला, कुछ सोच रही हो तुम या फिर कुछ कहना है तुम्हें? नहीं। धरा ने सहजता से इनकार करते हुए नाम में सिर हिला दिया। राघव बोला, ठीक है जाओ। यह सुनकर धरा चली गई। ग्लास डोर से देखते हुए राघव ने अपने मन में कहा, शायद मुझे देखकर तुम्हें सुबह वाला इंसिडेंट याद आया था और तुम्हें पूछना था उस बारे में। मैंने देखा था तुम्हें, मुझे और वर्तिका को बात करते हुए देख रही थी तुमने मुझे गलत समझ लिया होगा क्या? धरा क्लास में गई। उसने अभी अभी ज्वाइन किया था, इसीलिए उसे जूनियर्स की क्लास दी गई थी। वीर को भी वहां आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए उसे भी जूनियर्स की क्लास मिल जाया करती थी और साथ ही अब वो मिडिल जूनियर्स को भी सिंगिंग के सिवाय सब कुछ सिखा देता था। मिडिल जूनियर्स की क्लास मिलने की वजह मिस रिया ही थी, क्योंकि वो चाहती थी वीर को अपने सामने रखना। पर वीर तो वीर है, चाहे वो रिया के साथ क्या उसकी क्लास भी असिस्ट कर देता, मगर उसकी आंखों में रूखापन और अधरों पर रोष भरे स्वर ही रहते थे। धरा अभव और निकी क्लास में थी। वैसे तो क्लास पूरी खाली थी, पर क्यों ये धरा को नहीं पता चल पाया। काफी बड़ी क्लास थी जिसे बच्चों की तरह नहीं बनाया गया था, बल्कि ऐसा लगता था मानो वहां संगीत रहता हो। गिटार, सरगम, वायलिन, कीबोर्ड वगैरह वगैरह से दीवारें और डेस्क प्रिंट हो रखी थी। आज सीटिंग अरेंजमेंट बदला था। कल की तरह नॉर्मल स्कूल क्लास जैसे धरा फ्रंट में ना खड़ी होकर बीच में खड़ी थी। बेशक वहां बच्चे नहीं थे। धरा ने चारों तरफ देखा तो गोल रोटेटिंग स्कूल रखे हैं बच्चों की साइज के। धरा ने वहां से माउथ ऑर्गन उठाया और अपना स्टूल खींच कर बैठ गई। धरा ने अपना हैंड बैग वहीं स्टूल के बगल रखा और पैर पर पैर रखकर बैठ गई। उसने अपने मन में कहा, क्या प्ले करूं? फिर अचानक ही उसके होठों पर मुस्कान खिल गई। उसने हल्के से कहा, बड़े अच्छे लगते हैं, आई गेस ये सही रहेगा। धरा ने भी वही धुन चुनी जो कुछ देर पहले वीर के साथ चलते समय बाहर जो टीचर बजा रहे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, अक्सर आस पास घटती चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमने चीज नहीं सुनी या देखी, बल्कि हमारा दिमाग उन चीजों को अपने अंदर रिकॉर्ड जरूर कर लेता है, जो बाद में किसी सोच या सुझाव की तरह हम किसी और को कह देते हैं। यही धरा के साथ हुआ। उसने वो गाना सुना भी और उसे याद भी रहा, और जब वो किसी धुन को सोचना चाह रही थी तो वही गाना सबसे पहले उसके दिमाग में आया। खैर, रिया दरवाजे पर खड़े रहकर धरा को देखने लगी। सबसे अनजान धरा ने माउथ ऑर्गन होठों पर रखा। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम। धरा का ध्यान पूरी तरह से माउथ ऑर्गन प्ले करने पर था। तभी अचानक धुन खत्म होते ही रिया ने दरवाजे पर खड़े खड़े तालियां बजा दी। धरा ने उस तरफ देखा तो रिया अंदर आ गई। वाओ धरा, यू आर अमेजिंग, वो बोली तो धरा ने कुछ नहीं कहा। उसे अब भी याद है कि जब से वो आई है तब से रिया कितने रोकेपन से पेश आई है, मगर क्यों, इसका कारण धरा नहीं जानती थी। ओह, रिया ने उसके सामने चुटकी बजाई और बोली,
हेलो, कहाँ खो गई? धरा बोली। नहीं, कुछ नहीं। धरा अपना बैग उठाकर फिर से रिया को देखने लगी। उसकी आंखें कह रही थी कि जो कहना है कहिए। रिया उसकी गहरी आंखों में देखने लगी मगर समझ नहीं पाई। हार कर धरा ने ही कहा, कहिए यहाँ कैसे आई आप? रिया बोली, ऐसे ही गुजर रही थी, तब तुम्हें प्ले करते देखा तो रुक गई। ओह, धरा ने कहा तो ये सुनकर रिया ने हल्के से जोर देते हुए कहा, आपको कोई प्रॉब्लम है? धरा बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहकर धरा जाने लगी तो रिया एकदम से बोली, नहीं रुको। धरा के रुकने पर रिया फिर से बोली, धरा आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? धरा बोली, पूछिए। वीर को आप पहले से जानती हैं क्या? ये सुनकर धरा ने नजरें रिया के चेहरे पर डाली तो एकदम से रिया बोल पड़ी, नहीं, मेरा मतलब था कि आप वीर और राघव को पहले से जानती हैं क्या? वो दोनों इतनी जल्दी घुल मिल गए आपसे, जैसे पहले से जानती हूँ। राघव को तो समझ सकते हैं, सर तो है ही हंसमुख, लेकिन वीर, उन्होंने तो 1.5 महीने में हमसे तक दोस्ती नहीं की, लेकिन आपसे काफी अच्छी बनती है उनकी। धारा ने सर्द गहरी आवाज में कहा, तो हमसे भी नहीं करनी चाहिए थी क्या? धारा ने नासमझी से कहा, क्या? धरा बोली, दोस्ती वीर को। रिया हिचकिचा गई, अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। धरा ने खींच कर सिर झटका और एकदम से चली गई। रिया एक बार फिर खिसिया कर रह गई। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। वीर, मैं पिछले 1.5 महीने से आपको पसंद करती हूँ, पर अब ये धरा अचानक से आकर सब खराब नहीं कर सकती। नो, आई वॉन्ट टू लेट इट हैपन। रिया जाने क्या क्या सोच चुकी थी धरा को लेकर, लेकिन धरा अटकी हुई थी अपने बाबा साहब की परेशानियों में, जिसकी वजह वह खुद थी। उसके पास न मानव के बारे में सोचने का समय था और न ही वीर के। लंच का समय हो गया था। लगभग लगभग इंस्टीट्यूट में हर एक शख्स इंस्टीट्यूट की कैंटीन पर निर्भर था। वो कैंटीन न केवल टीचर्स के लिए बल्कि हर उम्र के विद्यार्थियों के लिए खुली थी। पिछले 2 दिनों में धरा ने सिर्फ नाश्ता और रात का खाना ही खाया था। लंच के लिए वो आज पहली बार कैंटीन जा रही थी। उसने अपने बैग से मानव का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड लिया और अपनी डेस्क पर रखे सफेद दुपट्टे को लेकर चल पड़ी। इस वक्त तक स्कूल स्टूडेंट्स भी इंस्टीट्यूट में आ जाया करते थे, इसलिए अच्छी खासी चहल पहल थी कैंटीन में। कॉरिडोर में चलते चलते धरा की नजर फर्श पर गई, जहां नेत्रहीन टीचर्स और विद्यार्थियों के लिए फर्श के बीचों बीच लाल पट्टी थी। वो लाल रंग की टाइल्स बहुत ही हल्के से उठी थी, जिससे नेत्रहीन जन बिना किसी सहारे के अपने गंतव्य तक पहुंच सके। राघव की ये व्यवस्था धरा को काफी पसंद आई थी। उसकी आंखें हल्के से मुस्कुरा कर रह गई और वो फिर से अपने रास्ते चल पड़ी। कुछ मिनटों में वो कैंटीन के दरवाजे पर थी। स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप बनाकर टेबल्स पर बैठे थे। वहीं टीचर्स भी अपने अपने साथियों के साथ बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। मुश्किल से टेबल वहां खाली थी और धरा तो किसी को जानती भी नहीं थी, तो किसके साथ बैठती? तभी उसका फोन बज उठा। किसी अनजान नंबर से कॉल देखकर कुछ पल के लिए धरा के दिमाग में झनझनाहट हो उठी। उसने मुंह से सांस बाहर निकाली और फिर खुद को शांत करते हुए कॉल पिक कर ली। हेलो, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? खाना नहीं खाना है क्या? ये सुनकर धरा की जान में जान आई। वो इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी। ये आवाज राघव की थी। धरा ने बेहद शांत तरीके से कहा, मैं यहाँ खाना खाने ही आई हूँ। राघव बोला, दरवाजे पर खड़े खड़े? धरा बोली, मैं देख रही हूँ किसी टेबल पर मेरे लिए जगह हो। राघव बोला, देखो देखो, पर भूखे मत लौट जाना। इतना बोलकर सामने से राघव हंसा तो धरा बोली, राघव? राघव मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार धरा, जस्ट कम हेयर ना। यो दरवाजे पर खाना खाना, डोंट यू थिंक इट्स अ बैड आइडिया? धरा ने पूछा, वेयर आर यू? राघव बोला, टर्न योर हेड राइट देन स्ट्रेट। धरा ने दाईं ओर देखा और फिर उसी तरफ से सामने देखा। कोने में खिड़की के पास बैठे राघव और निक्की उसी की तरफ देख रहे थे। धरा मुस्कुराकर उन्हीं की तरफ बढ़ गई। अचानक ही सुबह की बातें धरा के जहन में घूम गई। राघव का उस लड़की पर चिल्लाना राघव की छवि को कुछ और बना रहा था। अक्सर यही होता है, चाहे कोई शख्स हमसे कितनी भी सही ढंग से बात कर ले,
मगर यदि एक बार हमने उस शख्स को किसी गलत लहजे में देखा तो छवि बेशक न बदले पर गलत छाप जरूर छोड़ जाती है। सोचते सोचते धरा राघव के सामने आ गई। निक्की सरक कर राघव के बगल में बैठ गई और बोली, गुड आफ्टरनून मिस। धरा ने मुस्कुराकर कहा, सेम टू यू लव बग। राघव ने धरा, निक्की और खुद के लिए खाने का ऑर्डर दिया और चुप होकर धरा को देखने लगा। हालांकि धरा के चेहरे के भाव से कोई उसके मन की बात जान ले ऐसा मुमकिन नहीं था, मगर धरा ने सुबह राघव को उस लड़की वर्तिका से बात करते सुना था। निक्की बोली, मिस। धरा बोली, जी। निक्की आगे बोली, आप इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो? देखिए, सबसे अच्छे भी हो आप यहाँ पर, ऐसा क्यों? राघव और धरा दोनों ही मुस्कुरा दिए। गोरा रंग और गहरी आंखें, बच्चे कभी रंगों में भेदभाव नहीं समझते, ना ही उनके लिए गोरा गोरा है और ना सांवला सांवला। वो तो बस मन देखते हैं और यही खूबसूरती है जो बाकी खूबसूरत है। धरा वहाँ सबसे अलग थी क्योंकि बचपन से उसका रहन सहन खास था। उसके बात करने का तरीका, उसके खाने का स्टाइल, सब कुछ औरों से भिन्न था। वो नदियों की बात ही कोमल थी, मगर कहते हैं नदियाँ कोमल जरूर है मगर कमजोर नहीं। पर्वत भी जिसे बांध ना सके और जो खुद पर्वत के बीच से निकलने का साहस रखती है, वैसी नदी थी अंबर। धरा मुस्कुरा कर बोली, निकी, आपको पता है मेरी मम्मा कहती थी जो खुद खूबसूरत होते हैं उन्हें ही बाकी सब खूबसूरत लगते हैं। इस हिसाब से ब्यूटीफुल आप हो और सच में आप बहुत प्यारी हो। निक्की खुश होकर बोली, मेरी मम्मा भी यही कहती है कि मैं बहुत प्यारी हूँ। धरा बोली, क्योंकि आप हो। निक्की खुश होकर बोल पड़ी, सच्ची? इतना कहकर निक्की ने राघव को देखा तो उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। निक्की, आपने मुझे अपना पूरा नाम तो बताया ही नहीं। धरा ने इतना कहा ही था कि बेटा उन तीनों के सामने प्लेट रख कर चला गया। निक्की बोली, मेरा पूरा नाम है निकिता वर्तिका सिंह। धरा ने उसका नाम काफी ध्यान से सुना। उसके नाम के आगे उसकी मम्मा का नाम लगा था, न कि पापा का। उसकी आंखों में सवाल थे मगर वो उन्हें उस मासूम से नहीं पूछ सकती थी, इसलिए उसने राघव को देखा तो राघव ने कहा, पहले खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। वो तीनों खाना खाने में लग गए। वहीं कोई काफी देर से धरा पर नजर रखे हुए था। धरा को भी खुद पर किसी की नजरों का आभास हुआ मगर उसने पलट कर नहीं देखा। जब धरा दरवाजे से राघव की तरफ आ रही थी तभी उसने रिया को आगे टेबल पर कुछ और लोगों के साथ बैठे देखा था और उसे पता था कि वही उसे घूर भी रही है। खाना खाते हुए धरा बाहर देख रही थी। बाहर धूप खिल रही थी। बेंच पर गार्ड्स बैठे खाना खाने में लगे थे। बेशक कैंटीन उनके लिए भी खुली थी, लेकिन अगर वो अंदर बैठकर खाते तो निक्की के हम उम्र बच्चे डोलते फिरते बाहर जा सकते थे, इसलिए वो सब वहीं बैठकर खाया करते थे। राघव को देखकर ऐसा लगता था कि वो कहीं का कोई राजा हो और ये सब उसकी प्रजा जिसका ध्यान वो काफी बेहतरीन तरीके से रखता है। धरा बोली, आपने काफी अच्छा मैनेजमेंट रखा है यहाँ। खाना खाते हुए राघव ने कहा, ये सब मेरी वाइफ ने किया है। संयुक्ता को सबका ख्याल रखना काफी पसंद था। धरा ने मन में ही कहा, शायद इस नाम के लोगों की खासियत लोगों का ख्याल रखना ही है। अपने ख्यालों में गुम धरा की नजर अब भी बाहर थी। तभी उसने देखा वीर छाता लिए चला आ रहा है। उसने अपने साथ चलते अभव के सिर पर छाता तान रखा था। अभव के साथ वीर एक बेंच पर बैठा और वही प्लास्टिक बॉल में से वीर ने एक बॉल अभव को दिया और दूसरे से खुद खाने लगा। वीर को देखकर धरा एक बार फिर सोच में पड़ गई। किस तरह के हैं आप कुंवर जी? पहले लगा सिर्फ रिया से दोस्ती नहीं करते हैं, फिर लगा मानव पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ आपके बारे में इतना सुन लिया है कि आप किसी से दोस्ती तो क्या बात तक नहीं करते, इतने रूड हैं और फिर अगले ही पल बच्चों की इतनी फिक्र। क्या हैं आप? लगभग सारे टीचर्स खाना खा चुके थे और कैंटीन से क्लासेस में लौट चुके थे, मगर बच्चे धीरे धीरे खाने की वजह से अब भी मौजूद थे वहाँ। इसलिए धरा और राघव को भी निक्की के साथ रुकना पड़ा। निक्की बड़े सलीके से धीरे धीरे खा रही थी। राघव को निक्की को देखकर बढ़ती का ख्याल आया। उसने धरा को देखते हुए मन में कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या जवाब दूं उसे। अचानक ही निक्की खांस उठी। उसके गले में शायद तीखापन चुभा होगा और राघव ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, आराम से बेटा, धरा नहीं जाएगी कहीं, आप आराम से खाओ। धरा मुस्कुरा उठी। धरा ने देखा कुछ सब्जी निक्की की लाइट ब्लू फ्रॉक पर गिर गई थी। धरा ने टिश्यू स्टैंड से राघव को टिश्यू देते हुए कहा, मम्मा डांटेंगी निक्की को, आराम से खाओ।
राघव ने बेध्यानी से टिश्यू लेकर हौले से कहा, उसमें नया क्या है? वो तो सब पर भड़कती रहती है। दारा ने सुन लिया था मगर वो भी क्या पूछती, इसलिए वो सुनकर भी अनजान बनी रही। कुछ देर में निक्की बाकी बच्चों के साथ क्लास में लौट गई। दारा ने टेबल से उठते हुए बाहर देखा तो वे रुमाल लेकर अभाव का मुंह साफ कर रहा था। तभी राघव बोला, धरा, मुझे सुबह से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है लेकिन तुम झिझक रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है, वो शांत लहजे में बोली। राघव बोला, पक्का? धरा ने जवाब दिया, 100%। वो दोनों ही दरवाजे की तरफ बढ़ गए मगर चलते चलते राघव अचानक ही रुका। धरा ने उसे देखा तो वह दरवाजे को बड़े गौर से ताक रहा था। धरा ने सिर घुमाकर देखा तो सुबह सोसाइटी वाली लड़की बिल्कुल निक्की की तरह ढीली ढाली लाइट ब्लू वन पीस में चली आ रही थी। लड़की के कपड़े देखकर कहा जा सकता था कि वो निक्की की मम्मा है, क्योंकि वो पैर में सेम ड्रेस पहने थी। उसके बालों का रंग हल्का भूरा था जो धूप से और भी चमक रहा था। गोरी रंगत में गुलाबीपन लिए हल्की फुल्की हील्स को ठक ठक करके वो उनके पास चली आई। उसने आते ही राघव से कहा, बस हो गया ना, या अब यहाँ से भी कहीं और जाना चाहते हो? राघव उसे आंखें फाड़े देखता ही रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से वर्तिका उसके सामने कैसे आ गई। वीर भी उसके पीछे से आ गया। राघव ने वर्तिका के कंधे से पीछे वीर को झांक कर देखा तो वो राघव की परिस्थिति पर व्यंग से मुस्कुरा रहा था। राघव ने उसे घूरा मगर इतने में वर्तिका बोल पड़ी, मुंह में दही जमा है क्या? बोलो भी। राघव बोला, वर्तिका यहाँ नहीं। वर्तिका बोली, क्यों? यहाँ क्यों नहीं? अब तो सारी बातें यही होंगी। वीर अब तक सामने आ चुका था जिस पर धरा की नजर भी नहीं गई। वर्तिका की नजरें पूरी तरह से राघव पर थी, जिनमें सिर्फ सवाल ही सवाल थे, मगर शायद राघव के पास जवाब होते हुए भी वो देना नहीं चाहता था। राघव बोला, तुम्हें एक बार का कहा समझ नहीं आता है क्या? मैं पहले ही सब क्लियर कर चुका हूँ, अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है, सो प्लीज जस्ट लीव। राघव ने हमेशा की तरह अपना लहजा शांत रखा मगर फिर भी उसके स्वर चुभने वाले थे। वर्तिका बोली, मैंने भी क्लियरली ही कहा है राघव कि मुझे वजह दे दो ना कहने की, मैं चली जाऊंगी। राघव बोला, प्लीज वर्तिका, तमाशा मत करो, समझ नहीं आता है ये सब कुछ, जानते समझते अनजान बन रही हो, या नहीं करनी मुझे तुमसे शादी? काफी देर से चुप खड़ी धरा शादी का नाम सुनते ही चौंक पड़ी। इतनी देर से क्या मसले चल रहे हैं उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब ना समझने के लिए शायद कुछ बचा ही नहीं था। वर्तिका शायद पसंद करती है राघव को, मगर राघव ने उसे इनकार कर दिया। धरा की नजरें अचानक ही वीर की तरफ उठ गई जो बहुत गंभीर मुद्रा में खड़ा था। वर्तिका बोली, वही तो पूछ रही हूं मैं, क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम क्या है? निक्की निक्की से प्रॉब्लम है, पर तुम तो पसंद करते हो ना उसे, फिर क्यों मना कर रहे हो राघव? राघव बोला, क्योंकि मुझे फिर से शादी नहीं करनी है, ना तुमसे और ना किसी और से। खुश हूं मैं अपने बच्चों के साथ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। जरूरत? इतना कहकर वर्तिका व्यंग से हंसी और फिर से बोली, तुम्हारे लिए प्यार शादी किसी का साथ जरूरत है क्या? राघव चिढ़कर बोला, बिल्कुल, मेरे लिए प्यार शादी और किसी का साथ सिर्फ जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब तक जरूरी हो साथ रहो और फिर जैसे ही जरूरतें खत्म हो चले जाओ, इससे ज्यादा इनका और कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो तुम भी जा सकती हो। आज ये कैसा बर्ताव देख रही थी धरा राघव का? क्या वाकई उसकी सोच ऐसी है? मगर धरा की खासियत थी कि वो चेहरे से मन के भावों को कई हद तक समझ लेती थी, फिर चाहे वो रिया के चेहरे से टपकती उसकी जलन हो, मानव की भावनाएं, या फिर जो राघव ने अभी कहा हो। वो समझ रही थी कि राघव ने वो सब कुछ कह तो दिया, मगर उसके शब्दों में रत्ती भर सच्चाई नहीं है। राघव की बातें सुनकर वर्तिका की आंखें डबडबा गई। वर्तिका का गला बिल्कुल भर आया था, मानो अब उसके गले से कोई आवाज निकलेगी ही नहीं। उसने अपनी मुट्ठी जोर से बांधी और आंखें बंद कर ली, जिससे आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। धरा कुछ भी देख सकती थी मगर किसी की आंखों में आंसू नहीं, फिर चाहे उसके दुश्मन ही क्यों ना हो। बस ये खामी थी उसमें जो अनिरुद्ध जी के हिसाब से जय पूरी कर सकते थे। धरा कुछ कहना चाहती थी मगर किस हक से कहती, इसलिए उसने वीर की तरफ देखा। उसने अपनी भौहें उठाकर अपना सिर वर्तिका की तरफ झटका तो वीर ने हाँ में सिर हिला दिया। आगे क्या होगा? धरा का इनकार सुनकर मानव क्या करेगा? वीर आखिर है कौन और वो क्या करने आया है?
प्रथम परिणीता से दूर रह पाएगा? क्या रिया धरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी? क्या रघुवीर जी भी जानते हैं कि धरा कहाँ है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।